वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास को FBR की इस्लाहात, इक़दामात और नताइश और गुज़िश्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई है। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की जो बेहतरी है उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुशाइन करार दिया। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 2024 की निस्बत 2025 में टैक्स टू GDP रेशो में 1.5% इजाफा हुआ है और टैक्स कोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 45 लाख से बढ़कर 72 लाख हो गई है। वाक़ा साहब, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशाइन बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ये क्यों बात होती है कि हमें टैक्स इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। एक तरफ वो बातें, एक तरफ ये बात है, किस चीज़ को हम दुरुस्त माने? तो आप ये सवाल करें ना कि फिर गैस का बिल क्यों बढ़ाया जा रहा है, फिर बिजली के रेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, फिर लोग मर क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं। अगर GDP में 1.5% का कहा ये तारीखी इजाफा हुआ है, भाई मान लिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि FBR की इस्लाहात से ये हो गया जी, इतने बड़ी तादाद में जो फाइलर हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ 45 लाख से बढ़कर 72 लाख इन्होंने फिगर दिया है। अब देखना यह है कि इसमें फाइलर होना एक अलग बात है और टैक्स गुजार होना एक अलग बात है। हर फाइलर जो है वो टैक्स नहीं देता। बहुत सारे लोग जीरो पे जो फाइलर बन जाते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। भला क्यों? उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इतनी सख्ती कई चीज़ों पे कर दी है कि ना आप गाड़ी ले सकते हैं, ना मकान ले सकते हैं, ना प्लॉट ले सकते हैं, ना बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, आप वीज़ा नहीं ले सकते। भाई लोगों ने सिर्फ अपनी रिटर्नें तो जमा करवा ली इन मकासद के लिए, लेकिन उन रिटर्न्स के में कितना टैक्स जमा हुआ है वो नहीं बता रहे। आप जरा देखें, वो नहीं बता रहे। टैक्स रिटर्न की तादाद बता रहे, तो लोगों का मेयार जिंदगी क्यों नहीं बेहतर होता? बात यह है कि हुकूमत जब तक लोगों के साथ खुदा का वास्ता है इंसाफ से काम नहीं करेगी और वो टैक्स लगाए जो लोग दे सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। आप अंदाजा करें कि एक किसान की 6 लाख रुपए तक सिर्फ आमदनी जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना है और 6 से लेके 12 लाख तक जिनकी है उनको 90,000 रुपया टैक्स है और इसी तरह ये टैक्स स्लैब ऊपर से ऊपर चलते जा रहे हैं। बात सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा। ये जी आपने देना ही देना है। ये टैक्स आपने एग्रीकल्चर इनकम पर देना है। अब किसान इस बात पे रो रहे हैं कि खुदा का वास्ता है आप हमारी स्लैब ही कम से कम ऊपर कर दें। 6 की बजाय आप 12, 14, 15 लाख मुस्तस्ना। देखिए किसान की आमदनी है कितनी, मुझे बताया जाए। 6 लाख से एक सुजुकी कार भी नहीं आ सकती, 12 लाख से भी नहीं आ सकती, उसकी कीमत भी 30-35 लाख है। तो फिर इसका मतलब है वो तो सारी जिंदगी खोती रेडी पर ही रहा ना वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना वो गाड़ी पे बैठ सकता है, तो फिर उसका मेयार जिंदगी क्या है? यानी सबसे बड़ा जुल्म किन से हो रहा है? किसानों के साथ, जो इस मुल्क का अहम तरीन हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे किसानों के साथ भी हो रहा है। हर मेरे ख्याल में मुल्क में रहने वाला जो बंदा है उसके साथ ये जुल्म हो रहा है। फारूक साहब, अगर 1.5% GDP में तारीखी इजाफा हुआ है तो उसके समरात क्यों नहीं नजर आ रहे? हम क्यों नहीं देख रहे कि अवाम के लिए खुशहाली है, अवाम के लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान है और अवाम खुश होती हुई नजर आ रही है कि भाई हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया और कर रही है? देखिए, एक बात तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, हुकूमत जिसकी भी हो, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो है लोग टैक्स देना शायद इसको मायूब समझते हैं और टैक्स देना एक तरह से लोग कंफ्यूज इसलिए भी हैं कि पहला सवाल ये होता है कि टैक्स देने के बाद हमें क्या मिलेगा। exactly. एक सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद जब एक न्यूज़ से सैलरी अपनी विथड्रॉ करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि सैलरी तो मेरी वहीं पर मौजूद है और हर साल जो मेरे पर टैक्स का बोझ है वो मेरे पे बढ़ता जा रहा है। तो असल मुश्किल तो है जो सैलरीड पर्सन है, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है, असल इम्तिहान तो उसका है। ना तो उन पे बोझ है जिनकी आमदन एक हद से ज्यादा है और ना जो इस हमारी स्लैब से भी नीचे हैं। असल मुश्किल तो हमारे लिए है। पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है उसको अपना एतमाद बहाल करना चाहिए। अभी जरूर टैक्स में ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतने लोगों ने
اضافہ ہو گیا, اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیا ٹیکس نیٹ میں. یہ بات درست ہے واگا صاحب کی کہ لوگوں نے اس ڈر کے مارے کہ ہمارے اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے, شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے, اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں تو لے آئے, ہمارے موبائل فون بند کر دیے جائیں گے فاروق صاحب, موبائل فون بند کر دیے جائیں گے. تو یہ لوگوں نے ڈر کے مارے یہ کام کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 25 کروڑ کا یہ ملک ہے, اور آپ ذرا, میں آپ کو سچی بات ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو پھر یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت چبھتی ہے. پنجاب پھر بھی آج سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتا ہے. لائن لاسز کا اگر آپ دیکھیں تو تمام صوبوں میں کون پہلے نمبر پہ کھڑا ہے, کون دوسرے پہ ہے, کون تیسرے پہ ہے. پاکستان کے مسائل کا حل تو یہاں پہ ہے کہ کہاں سے ہماری بجلی چوری ہوتی ہے, کہاں سے ہمارے ٹیکس چوری ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو حکومت کو ایک جاندار کیمپین چلانی چاہیے جس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہوں, اس میں علماء بھی شامل کریں آپ, کہ یہ بتائیں ان لوگوں کو کہ ٹیکس نہ دینا, ٹیکس چوری کرنا, ٹیکس چھپانا, کہ یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اچھا فاروق صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں, کیمپین تو ہونی چاہیے. پھر سجاد صاحب, کیمپین میں اگر ہم نے یہ بتانا ہے کہ ٹیکس چوری کرنا, ٹیکس نہ دینا اگر گناہ کے زمرے میں آتا ہے, تو پھر اس کیمپین میں یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ آپ ٹیکس دیں گے تو اس کا فائدہ کیا آپ کو ہوگا, اور کوئی اور کھا جائیں گے. ہاں جی, تو کیا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ یہ بات درست ہے جی. آج کل ہماری ڈکشنری میں, سیاسی ڈکشنری میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے, وہ انفورسمنٹ ہے. وزیر خزانہ نے پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا. زندگی کے ہر شعبے میں آپ انفورسمنٹ دیکھ رہے, عمل درآمد, سیلاب آیا ہے, فلاں فلاں چیز, فلاں کام ہونا چاہیے, یہ لا موجود ہیں, زمین پہ یہ کرنا ہے, لا موجود ہیں. کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا. انفورسمنٹ کا آسان ترجمہ سمجھنا عمل درآمد کرنا. ہم ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھیے شالمی میں بیٹھے ہوئے تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے, یا لبرٹی کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, یا فلاں ٹیکس نہیں دیتے, یا زمینداروں کی بات آج اب تو ایگریکلچر بہت بری حالت میں ہے, یعنی زمینوں پر ٹیکس لگائے جائیں تو اس پہ چھوٹے کسان پر ٹیکس نہیں ہوتا. بڑے بڑے وڈیرے جو پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑوں کی زمینیں ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کی بھی آمدن اس کو ٹیکس دینا چاہیے, تو ہم ٹیکس لے نہیں پاتے. اب شبر زیادی ویسے تو بڑی اونگی بونگی باتیں مارتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑا ایک پریسائزلی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے نوٹس دیے, ساؤتھ پنجاب کے 40 ایم این اے ایم پی ایز آ گئے, کاکا اور کام کر رہے ہیں, کب تیرے وزہ نہیں ہے, اور زمینوں پر ٹیکس لگاتے تھے. تو جنرل باجوہ نے بلا کے کہا کہ میرے لڑکے یہی تو کام کرتے ہیں, یہی پٹرول پہ جو ایران سے آتا ہے اس پر ٹیکس لگانے لگے. تو ان کو کہا کہ بھائی 70 تک لوگوں کی آمدن کا ذریعہ یہی ہے, اس کو چھوڑو. تمباکو پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, ڈر کے مارے لابی کی پر ٹیکس نہیں لگا پاتے. اگر ہم یہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتے جسے انفورسمنٹ کہہ رہے ہیں, عمل درآمد کرنا ہے, تو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگا, جیسے فروغ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ لگ جاتا ہے ٹیکس. ایسا ہی ہے. ہم وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے, سوائے اس کے کہ ہم چیخیں گے, چلائیں گے. اور جن پر ٹیکس لینا ہے وہ عیش کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, ان کو ہم ٹریس نہیں کر رہے, بس یہ کہہ رہے ہیں جی اس بار ہم یہ کر لیں گے. یہ جو انفورسمنٹ عمل درآمد کا مسئلہ ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس سیکٹر ہم نے, آپ نے لینڈ ہولڈنگ پہ ذرا سختی کی ہے, تو بہت عرصے سے کئی انڈسٹریز جو ہے نا وہ سٹینڈ سٹل پر ہیں. آپ نے ایگریکلچر کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیسے ٹیکس بیس کو آپ بڑھائیں گے, کیسے اس کو, یہ ساری صورتحال سر ہمارا ایگریکلچر سیکٹر خراب ہے, ہمارا صنعتی سیکٹر اگر دیکھیں وہ خراب ہے, عوام پریشان ہے. فاروق صاحب, 2 ٹائپس آف ٹیکس, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. کہا جاتا ہے کہ ایک طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, ایک طبقہ نہیں دے رہا, تاجر نہیں دے رہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. اگر ڈائریکٹ ٹیکس وہ نہیں دے رہا تو انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تئیں ٹیکس تو دے رہا ہے, لیکن اس کے بینیفٹس اس کو کیا مل رہے ہیں. اگر بینیفٹس نظر آئیں تو پھر وہ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیں, جس طرح سے انڈائریکٹ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلریڈ پرسن جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس تو اس نے دینے ہی دینے ہیں, لیکن حکومت جو ٹیکس اصلاحات کی بات کرتی ہے, کیا اس میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ اگر آپ ٹیکس ادا کریں گے تو یہ بینیفٹس ہیں, اور میک شور کریں امپلیمنٹیشن کی, انفورسمنٹ کی بات جس طرح سے سجاد صاحب کر رہے تھے کہ انفورسمنٹ بھی ہوگی جو لاز ہم بنائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں اکمل پرویز صاحب, وہ سعودی عرب میں وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے پاکستانی تھے. تو جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں سعودیہ کے جو اہم وزیر ہیں, پھر محکمہ ہے, انہوں نے بلا کے باقاعدہ اس بات پہ شاباش دی, سرٹیفکیٹ دیا, ایوارڈ دیا کہ جی آپ ہمارے یہاں پر آ کے پاکستان سے آئے ہیں اور لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں,
अपना टैक्स पूरा अदा कर रहे हैं और इस बात पे उन्होंने उन्हें यानी इतना उनकी इज्जत एहतराम में इजाफा हुआ वहां पे। और सिर्फ ये नहीं है कि जब आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो आपका सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि एक अच्छा शहरी कौन है जो कानून पे अमल करता है, जो टैक्स पे करता है। पूरी दुनिया में ऐसे ही है जी, इस तरह से लोगों को देखा जाता है। हमारे यहाँ तो देखा जाता है किसके पास बड़ा डाला है, किसके पास बड़ी सिफारिश है, किसके पास क्या है। एक बात तो आपकी दुरुस्त है कि यहाँ पर डायरेक्टली तो इस तरह से हम कोई भी चीज खरीदते हैं टैक्स दे रहे हैं। असल मसला ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रेट में आए हैं। बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ जी, ये भी तो अभी ये मामला आया कि आपका फोन बंद कर देंगे, चीजें बंद कर देंगे, जो पिछले 30-40 साल से यहाँ पर 20-20 करोड़ की गाड़ियां लेके फिरते थे, उनके 30-40 करोड़ के घर थे, लेकिन आलम ये था कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो आप ये सोचिए सालों से इतनी बड़ी बड़ी जायदादों पे जो टैक्स है वो जब नहीं उनसे ले पाती रियासत तो फिर मेरे गिरेबान पर हाथ डालती है। बिल्कुल ऐसी फरूख साहब, मेरे दिमाग में इस वक्त चल पता है क्या रहा है। आपने बात की अच्छे शहरी की, अच्छे शहरी की वाक़ई साहब करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अच्छे शहरी की करैक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं वो जो अपने टैक्स अदा करता है, वो जो बिल अदा करता है टाइम पे, वो जो रूल्स को फॉलो करता है, जो गैर कानूनी तौर पर किसी भी काम में मुलविस नहीं होता है। एक अच्छी गवर्नमेंट के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो कभी नहीं बताए जाते, या वो तो कभी भी उस पर अमल दरामद हमने नहीं देखा। तो कहते हैं ना, छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। ये जो फॉलो करेगा ना बस वही मरेगा। यानी अच्छा, लोग क्यों नहीं फाइलर बनते? हमने वागा साहब हमने अच्छी गवर्नमेंट कभी देखी नहीं है, इसलिए उसकी हम उनकी बिल्कुल फारूक साहब ने सही बात की। हम कौन सी अच्छी गवर्नमेंट की करैक्टरिस्टिक्स आपको बताएं, खसूसियात बताएं, यहाँ तो है ही नहीं। फिर हमें मिसाल देनी पड़ेगी यूके की, फ्रांस की, हॉलैंड की, दूसरे यूरोपीय मुल्कों की, जहाँ सही वो हुकूमतें हैं जो अवाम के लिए, जिन्होंने अपने मुल्कों को जन्नत बनाया हुआ है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस मुल्क के अंदर आपकी इज्जत, आपका माल, आपकी जिंदगी महफूज नहीं है, वहां फिर पीछे क्या है? जिस मुल्क के अंदर एक सिपाही उठ के आपको गिरबान से पकड़ के खींच के थाने में ले जाता है और आप पर FIR करता है, आप पे तशद्दुद करता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके तमाम आला अफसरान उसके साथ होते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे मुल्क के अंदर रहने वाले लोग टैक्स क्यों देंगे? और ये तो एक छोटी सी बात है, अच्छी हुकूमत का काम है। आपको पता है, जब कोई शख्स बिजली का मीटर लगवाता है, आज मैं एक मजे की बात आपको बताऊं, उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है कि ये बिजली सप्लाई करना इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और लेकिन वो बिजली नहीं मिलती, आपको गैस नहीं मिलती। जो मुल्क, जो हुकूमत, अपनी कोई भी हुकूमत मैं बात कर रहा हूं, जो अपने शहरियों को वो तमाम चीजें फराहम नहीं करती, या उनको बुनियादी हकूक भी नहीं देते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट भी नहीं मिलते। सजाद साहब, जब शहरियों को बुनियादी हकूक ही नहीं मिलते तो फिर हुकूमत किस मुंह से कहती है कि आपने टैक्स अपने पे करने हैं, आपने रूल्स फॉलो करने हैं, आपने अच्छे शहरी होने का सबूत देना है? देखें, इन्फोर्समेंट का मसला यही है कि गवर्नेंस ठीक करें। गवर्नेंस ठीक सिर्फ टैक्स कलेक्शन में नहीं ठीक होगी, बल्कि जो हुकूक हैं शहरियों के, जिससे ये मालूम है कि रियासत एग्जिस्ट करती है और शहरियों के बेनिफिट में है, वो भी आपको पूरा करने पड़ेंगे। लोग देखिए सैलाब में मरे जा रहे हैं और कहते हैं जी तजावजात ये हम गिरा दिए देंगे। और गिरा देंगे क्या? तुमने बढ़ने क्यों दिए वहाँ? आप बयान दे रहे हैं कि जी हमें इंतजाम कर देंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। अभी पहले क्यों नहीं किया? स्वात का वाकया हुआ, स्वात से पहले पिछले साल हर बार वाकया होता है, हर बार आप एक बयान देते हैं, हर बार कहते हैं मनसूबा बना लिया गया, हर बार कहते हैं कि हमने कुछ कर लिया, करते कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपकी जिम्मेदारी निभाते नहीं है, रियासत के लिए फायदा कुछ नहीं मिलता और कोई काम किसी का होता नहीं है बगैर रिश्वत के, बस साफ लफ्जों में। और वो कहते हैं सिफारिश करते हैं, सिफारिश का जमाना चला गया। पहले जमाने में अब सिफारिश ये है कि आपसे रिश्वत आसानी से ले ली जाएगी। आपकी सिफारिश का मतलब ये होगा कि इससे रिश्वत ले लो और इसका काम कर दो, लेकिन उसके बगैर काम नहीं होता। जब हालात ये हो जाएं तो फिर आपको कुछ सोचना ही पड़ता है ना जी, कुछ करना ही पड़ता है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है और जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, असल चीज़ वही है, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि स्टेट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब हम लोग याद करते हैं अंग्रेज का ज़माना। अगर हमने सिचुएशन को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा।